स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे एरर्स के अंदर हमने पढ़ लिया था ग्रॉस एरर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ठीक है, एरर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका, अगर हम मीन एरर निकालने की कोशिश करें। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला इसमें देखिए तरीका क्या है, एब्सोल्यूट एरर दिखा दें। तो मैंने पहले ही बोला मीन, कैसे देखो ना, ये मीन ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसकी आप मेजरमेंट निकाल रहे हो। ठीक ठीक, एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब जो तुमने मेजर किया, मतलब तुम जब कोई चीज प्रैक्टिकल करते हो फिजिक्स में, तो क्या करते हैं हम लोग 10 बार एक ही चीज को मेजर करते हैं। ताकि क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आए, मतलब जो ट्रू वैल्यू थी उसके कितने करीब आ जाए। जैसे मान लो कि कभी कभी एरर्स क्या होते हैं, जैसे हम श्योर होने के लिए, जैसे हमने एक बार ऐसे मेजर किया, मान लो लेंथ मेजर कर रहा हूं मैं। ठीक, मैंने पहली बार मेजर किया वो 5 फीट आ गया। ठीक, ट्रू वैल्यू थी मेरी 4.8, क्लोज टू थी। तो फिर मैंने कहा दोबारा करते हैं, हो सकता है कुछ मैंने गलती कर दी हो। बार बार कर रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है मुझे, एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे एक बार आ गया 5 आ गया, एक बार 4.9 आ गया, एक बार फिर 5.1 आ गया, फिर 5.2 आ गया, फिर 5.0 फिर से आ गया। अब इससे क्या मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन सबका एवरेज निकालूंगा जो सबसे करीब होगा मेरे ट्रू वैल्यू के। ठीक है, ध्यान से देखना। तो वो वैल्यू मैं क्या करूंगा, एज्यूम करके चलूंगा यही मेजरमेंट मेरी वैल्यू होगी, उसी को एक्यूरेट माना जाता है। ध्यान से देखना, तो इंडिविजुअल मेजर किया, तो मैंने पहला मेजरमेंट लिया तो A1 आ गया, फिर दूसरा क्या A2 आ गया, तीसरा क्या A3 आ गया, फिर A4 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे करते करते मैंने 10 मेजरमेंट कर लिए। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, क्या मैं, ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू मिल गई आपकी। ठीक, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्या बोला, 4.8 फीट था, ये क्या है मेरा ट्रू वैल्यू। क्या बोला मैंने, ट्रू वैल्यू है। ठीक, पहला मेजरमेंट कितना आया, 5 फीट आया ना। इसमें एरर कितना होगा बताओ, क्या बोलेंगे, 0.2 फीट, यही तो होगा ना एरर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर सपोज द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स, हमने n बार उसको मेजर किया, हर बार हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक, द अरिथमेटिक मीन, हमने क्या कर दिया, इनका मीन निकाला। ठीक, मीन क्या होता है, जितने भी वैल्यूज हैं सबको जोड़ो, जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दो। तो n नंबर ऑफ वैल्यूज थे, तो किससे डिवाइड करेंगे, n से। इससे क्या मिल जाएगा, मीन, या फिर उसको एवरेज भी कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, क्लियर हो गया। यस सर। तो फटाफट नोट डाउन करो, साथ साथ नोट करते रहो, क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे आज। ठीक है, तो अब मीन हो गया तुम्हारा, मीन निकल गया। इसको यही कर दें क्या, मुझे आगे जाना था लेकिन फिर भी। ठीक, चलो यही मैं कर देता हूँ। ठीक है, पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर नोट्स कर लेना आप। ठीक, मीन निकल गई तुम्हारी। ठीक, अब बार बार क्या करेंगे, अगर हमें एरर निकालना है तो पहले ऑब्जर्वेशन में मेरी एरर कितनी आई, मैंने डेल A1 लिख दिया। ठीक, ये क्या है मेरा, दिस इज माय एब्सोल्यूट एरर फॉर मेजरमेंट 1, देन del A1 will be equal to A mean minus the measured value, that is A1। इनका सब्ट्रैक्शन क्या दे देगा हमको, जो मेरे अंदर जो मेरी वैल्यू मेजर करी उसमें एरर कितना है। ठीक है, ऐसे करते करते मैं क्या करूंगा, सारे को निकालूंगा। कितनी बार निकालूंगा, n बार। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये A mean minus AN, गेटिंग। इससे मुझे क्या मिल गया, हर ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है वो मुझे मिल गया। ठीक है, समझ में आया। चलो ये करो, इसके हम निकालते हैं, फिर इसका भी हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें नेट एब्सोल्यूट, ये देखो क्या मिल गया, यही है ना। यस। ठीक है, इंडिविजुअल जो आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा है हर ऑब्जर्वेशन का। ठीक, फिर इसका मीन निकालेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, फिर ताकि हमें पूरी ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर है वो मिल जाए। तो हम इस बार देखो किसका एरर, हमें एरर का मीन निकालना है, टू नो द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द होल प्रोसेस, जिसमें हमने n ऑब्जर्वेशन ली थी। उसके बाद भी मेरी एरर कितनी आ रही है, तो निकालना क्या करेंगे, देखो एरर का हमने मीन निकाल लिया। तो जितने भी हमारे थे डेल A1 डेल A2, और यहाँ मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 4.8 जैसे मैंने लिया। ठीक, तो 4.8 मेरा 5 भी आ सकता है, 4.6 भी आ सकता है। जब मेरा मेजर्ड वैल्यू 4.6 होगा तो 4.6 माइनस 4.8 कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव एरर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हमें तो मीन निकालना है। मीन निकालना है तो हम उसमें कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को हम सिर्फ किसमें पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज में। तो इसीलिए मॉड लगा रहे हैं। ठीक है, तो कम भी आ सकती है, दिमाग में होना चाहिए मेजरमेंट के दौरान। ठीक, तो इसका मीन निकालोगे, then you will get the absolute
एरर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब वापस से नोट कर सकते हैं। सब हो गया। ठीक, पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट करो। देखो, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जिसको डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वहां पे ब्रैकेट लगा के मीन, एम मतलब मीन होता है बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सो इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ए, जिसको मेजर किया और एरर मेजरमेंट कितना है, डेल ए है, तो ट्रू वैल्यू कितनी होगी? ट्रू वैल्यू क्या होगी भाई बताओ? a ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगर मेजर्ड वैल्यू है a, ठीक, और ये कम है तो फिर एरर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है कि जो यहाँ सुटेबल होगा वो कर लेना। जैसे मेरे केस में मेरी a कितनी थी? 5 फीट है ना, और a ट्रू कितनी थी? 4.8, तो 4.8 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.2, तो एरर कितना आएगा? एरर यहाँ पर डेल ए ये हो गया और ये तुम्हारा हो गया a, और माइनस यूज कर रहे हैं। अगर मेरा आ जाता 4.6, ठीक, तो ये 4.8 ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 4.6 प्लस 0.2। देखो ध्यान से, एरर डेल ए फिक्स है। ठीक है, ऐसे किया जाता है, ये है तुम्हारा एरर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर होता है रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से देखना, अभी जो पढ़ा है वो बहुत हल्का लगता है लेकिन वो बार बार इस्तेमाल होगा। ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर को भूलना नहीं है। तो द ट्रू वैल्यू, क्या बोल रहे हैं? रेशियो कह रहे हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू am और a बार। ध्यान देना, a स्मॉल m लिखा है सफिक्स में, तो ये मीन हो गया, या फिर बार का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बार भी मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। मीन का मतलब सिंपल होता है, बार बता रहे हैं एवरेज। ठीक, आगे देखिए ऑफ द क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर मुझे रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले सारी क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। उसके लिए मैं फिर से प्रोसेस रिपीट करूंगा। a1 a2 a3 सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें क्या करूंगा? सबका इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा, डेल a1 डेल a2 डेल a3 एंड सो ऑन। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उन सबको सम करूंगा, जितनी ऑब्जर्वेशन थी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। फिर उसको मैं पुट करूंगा, तब मेरा यहां से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, उसके बाद डिवाइड किसे करूंगा? जो मैंने मीन निकाला था। तो मीन कैसे निकला था पिछले वाले में? a1 प्लस a2 प्लस a3, जो आपने मेजर्ड वैल्यू है उसको सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बहुत प्यारा एरर, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में डेसिमल आते हैं इसलिए लगता है कि कठिन है, नहीं तो बहुत इजी है ये। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डेल a मीन अपॉन a मीन। ठीक है, ये रेशियो हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर। अब जो वैल्यू यहां मिलती है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? परसेंटेज एरर। ये भी बहुत आसान है, परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या निकाल लो? फ्रैक्शनल एरर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल है। चलो नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, तो परसेंटेज एरर के लिए बस वापस से हमने क्या कर दिया? रिलेटिव एरर का पूरा पूरा फॉर्मूला यहां लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये है आपका फॉर्म। नेक्स्ट करें। चलिए, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं आपको बताइए? क्या क्या होते हैं भाई? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपल। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हो अगर कोई क्वांटिटी इस फॉर्म में है, जैसे a प्लस बी के फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी। जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है ना, तो उसमें दो टर्म्स आ गए, एडिशन के फॉर्म में आ गए, तो वहां पर ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस बी, या फिर x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो हमारा एरर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली a का ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं उसमें डेल a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है या फिर कम है। किससे? ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस हो जाएगा, और अगर कम होगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिमिलरली प्लस माइनस डेल b, द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर विल बी डेल x विल बी इक्वल टू, जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है होल क्वांटिटी में। होल क्वांटिटी बोलेंगे तो किसके आगे लगेगा? x के आगे लगेगा ना, x इज द ओरिजिनल क्वांटिटी,
तो डेल एक्स विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल जो टर्म्स थे उसका जो एरर है उसको ऐड कर दो, यू विल गेट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो अब एब्सोल्यूट एरर पता है तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, यही होता है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो उसका ए मीन है या फिर जो भी वैल्यू दी हुई है, तो x इंटू 100। ये क्या मिल गया तुमको, ये यहां पर क्या किया पता है, ये इतने पार्ट को क्या कहते हैं, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, याद होना चाहिए जब पीछे पढ़े हैं हम लोग, ठीक। और मैंने क्या बोलता, परसेंटेज निकालना हो तो रिलेटिव में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। ये हो गया, द रिजल्ट विल बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल x इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, या फिर x इन टर्म्स ऑफ अगर हमें परसेंटेज एरर लिखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस में आता है कि आपका जो होगा वो फाइनल अगर परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। परसेंटेज में कुछ खास चेंज नहीं, बस यही आपकी जो वैल्यू है इसको आगे प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दो बस, ठीक। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। थ्योरी है, रूल है, डेरिवेशन है, जो समझना समझ लो, थ्योरम समझना थ्योरम समझ लो, इसको लेके डट जाना। फिर क्वेश्चंस करेंगे तो सेम कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं नहीं, तो कॉम्प्लेक्स एरर सोचना नहीं है, सिंपल रखोगे दिमाग तो एरर अच्छे से हो जाएगा और अच्छे नंबर भी देके जाएगा, ठीक है। जैसे जो चीजें बताई जा रही हैं वैसे ही इंप्लीमेंट करना है, बस इससे और नहीं करना है, ठीक है। दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल, और अब इस बार देखो पिछली बार किसकी बात हो रही थी, वापस से मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐसे नोट्स में भी कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन को नोट्स में कर लीजिए स्टार मार्क करके, ठीक है। ये वैसे मैंने हर चीज ब्रैकेट में करी है, फिर भी मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर की इन प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसमें क्वांटिटी में देखिए टर्म्स तो नहीं होते हैं, आप कह सकते हो जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं। जैसे कोई एग्जांपल बताइए सौम्या, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके फॉर्मूले में दो आ रहे हैं आपके अलग अलग वेरिएबल्स। बेटा कहाँ है, कोई बात नहीं, चलिए बताइए, कोई क्वांटिटी बताइए जिसमें आपके दो वेरिएबल्स होते हैं। 2x plus y। बेटा दो वेरिएबल्स, मैंने बोला कोई क्वांटिटी ऐसी जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, कोई फॉर्मूला। ut plus 1/2 उसमें टर्म्स होते हैं, इसमें टर्म्स नहीं है। इसमें टर्म्स हैं, जस्ट टेल मी, इसमें टर्म्स हैं। टर्म्स तभी होते हैं जब बीच में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कभी टर्म्स नहीं होते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बस यही है, सही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, फिट हो रहा है ये, ठीक है। चलिए तो इस केस में अगर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर निकालना है, तो प्रोडक्ट वाले केस में क्या करेंगे, मतलब x की वैल्यू अगर मान ले, यहाँ पर दो एग्जांपल दे दिए, दो एग्जांपल हो गए आपके, यहाँ कौन सी क्वांटिटी फिक्स हो रही है, फिट हो रही है, ये सब 9th के नॉलेज से हो जाएगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हाँ कोई भी फॉर्मूला आप लिख दो, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया सर, है ना, कुछ भी, सब फिट हो रहा है, ठीक। सब में मेजरमेंट है सर, डिस्टेंस मेजर होगी और टाइम मेजर, तो इसमें एरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मास मेजरमेंट में एरर हो सकता है, एक्सेलरेशन मेजरमेंट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह फिट हो रहा है, तो यस एरर पॉसिबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इनका अगर निकालना है रिलेटिव या फ्रैक्शनल, तो पूरी क्वांटिटी में जो आपका क्या आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो उसकी मीन वैल्यू, मतलब जो गिवन वैल्यू होगी वो क्या होगी, एवरेज वैल्यू ही मानी जाएगी या फिर ट्रू वैल्यू मान लो, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ट्रू वैल्यू हम मानेंगे नहीं तो ये क्या हो गया, मीन ही हो गया ना, क्योंकि जब पता ही नहीं तो मीन ही होगा, ठीक। चलिए तो और एक और सिंपल सी बात, अगर एक ही ऑब्जर्वेशन, एक ही वैल्यू दी हुई है तो एक ही ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन तो एक ऑब्जर्वेशन है तो क्या सीखा था, मीन कैसे निकालते हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन सबका सम करो डिवाइड करो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एक ही ऑब्जर्वेशन तो x/1 तो x ही आएगा ना, मीन ही तो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल x मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो आपकी मीन वैल्यू है, ठीक, रिलेटिव एरर हो गया पूरी क्वांटिटी का। अब क्या बताया रूल ने बोला कि ये काम करो, सिंपल सा काम करो, इंडिविजुअल क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट निकालो और उसको डिवाइड कर दो उसकी मीन वैल्यू से, ठीक। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर इंडिविजुअल क्वांटिटी का, फिर क्या करो, दोनों को ऐड कर देना, फिर b है, b का भी आप क्या निकालो, रिलेटिव एरर निकालो,
फिर उसको ऐड कर, दोनों को ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी जैसा आपका ट्रू वैल्यू दिख रहा है उसके प्लस या माइनस मतलब डिपेंड करेगा कि किसके क्लोज टू हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर प्लस माइनस लगाओ और ये आपका आंसर समझ गए। इंडिविजुअल क्वांटिटी मतलब अगर इस केस में कर रहे हैं तो पता है क्या आंसर होगा, डेल m अपॉन m प्लस डेल a अपॉन a प्लस माइनस, खत्म। ये किसके बराबर होगा, डेल f अपॉन f। इस केस में डेल v अपॉन v इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल d अपॉन d प्लस डेल t अपॉन, खत्म। ठीक है, सिंपल है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। चलो देखो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। ठीक, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन अ क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। अगर अब पावर के फॉर्म में कोई क्वांटिटी है तो कोई फॉर्मूला फिर से बताओ जिसमें पावर हो, कोई फॉर्मूला पता है? सर ये x की पावर t स्क्वायर अपॉन सर x की पावर m into n सर x की पावर m into n x की पावर किसका फॉर्मूला है ये? सर d अपॉन t स्क्वायर, d अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें क्वांटिटीज आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक, इस तरीके से। तो केस नंबर 1 में कोई फिट हो रहा है तुम्हारे फॉर्मूले में? कुछ ऐसा है? साइड साइड हाँ, एरिया बोल सकते, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर फिट हो रहा है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एरिया को कैपिटल ए से और स्मॉल ए से हम उसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिट हो गया। ठीक, इस केस में अब साइड की मेजरमेंट में जो एरर आएगा, जो साइड की मेजरमेंट में एरर आ रहा है, जैसे हमने मान लो वहां पर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी स्क्वायर की। मैंने वहां मेजर किया और मैंने गलत मेजर कर लिया, तो उसमें एरर आ सकता है ना। तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 कहाँ आ जाएगा, इसका एरर निकालना है, उसे एग्जांपल से करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्वांटिटी क्या थी, एरिया। तो एरिया को हमने फ्रैक्शन एरर लिख लिया फटाफट, ये क्लियर हो गया है। इज इक्वल टू पावर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो 2 इधर आ गया। फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जो एरर आया था, तो डेल स्मॉल ए अपॉन, खत्म हो गया सॉल्व। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग को पूरा एक्यूरेट मिल जाएगा। ठीक है, ये है इसका रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उन सब में ध्यान रखना कि हम लोग रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, इसी के आगे बस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, ये 3 रूल पढ़ रहे हैं। ये 3 रूल किस पे डिपेंड करते हैं? पहला रूल तो आपका सिंपल था, उसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे थे, और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर से हम धीमे स्विच करके किसके ऊपर, रिलेटिव फ्रैक्शनल में। उस केस में भी था। रूल नंबर 2 और 3 किस पे डेडिकेटेड है, फ्रैक्शनल एरर पे। मतलब ध्यान रखना, ये बात को भूल जाओगे। ठीक, और इसमें उसके बाद से हम लोग पूरा रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर पढ़ रहे हैं। धीमे से किसी ने पूछ दिया परसेंटेज बताओ, तो कुछ डरना नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, अब ये क्वांटिटी है, कुछ ऐसा फॉर्मूला जिसमें 3 टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म करो, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। हाँ ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड, है ना। इन सब की पावर कितनी है, 1 1 1। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर निकालिए और सबको ऐड करते जाइए, जो पावर है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। इस केस में पावर कितनी है, 1 1 1। तो मैं लेकिन लिखूंगा इसको, तो मैं इस केस को यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो मेरी क्वांटिटी क्या थी, वॉल्यूम, तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1 इनटू डेल एल अपॉन एल, फिर प्लस 1 इनटू डेल v अपॉन v, फिर प्लस 1 इंटू डेल h अपॉन। ठीक है, इजी है। ठीक है बेटा, ये डन हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकंड केस। ठीक है, रूल नंबर 3 का सेकंड केस। एंड लास्ट, अगर ऐसा हो कि आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उनकी अलग अलग पावर है, न्यूमरेटर में भी है 2 और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केस और ये केस दोनों सेम होंगे। देखा जाए तो इसी केस का दूसरा फॉर्म है ये, इनवर्स फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है,
तो मैं जब इसको चाहूंगा तो मैं ये बना ही लूंगा। ठीक, तो r ऊपर चला जाएगा तो c की पावर माइनस आर हो जाएगा और बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना जो भी पावर है, जो भी मैग्नीट्यूड है, उसी फॉर्म में रखना है। समझ गए? चलो जरा कुछ बताओ, कोई क्वांटिटी बताओ, कोई क्वांटिटी बताओ। फोर्स क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ यस सर। ठीक, पावर वन पावर वन पावर वन। मैं इसको चाहूँ तो मैं सेकंड केस से करूंगा। ठीक, तो मैं लिखूंगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम की पावर। ठीक है, अब देखना मेरा आंसर क्या आएगा। तो यहां से मैं एरर के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूं। तो डेल एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 इंटू डेल एम अपॉन एम, ठीक, प्लस 1 इंटू डेल वी अपॉन वी माइनस 1 इंटू डेल टी अपॉन। यही सिखाना था बस मुझे कि आपको मैं कहीं करके दिखा दूं कि पावर जिस नेचर में रहेगी वही यहां पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो आप रट जाएंगे, तो हमेशा प्लस में ही लेके चलेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना बस। ठीक, अब यहाँ पर आपका एरर का जो मेजर पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अभी यहाँ बचेगा, अभी लिस्ट काउंट पढ़ना है। ठीक है, लिस्ट काउंट पढ़ना है, परेशान ना होइए। ठीक है, डन। कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं होमवर्क ही दूंगा, थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा बस तुम्हें। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है वो क्वेश्चंस। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फटाफट। क्वेश्चंस बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्यूशन लेकिन आपको करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मैं बता भी दूंगा कैसे होगा। ठीक, लेकिन करना सिर्फ आप ही को है, जो करेंगे आप तभी सीखेंगे आप। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन विद अ वर्नियर कैलिपर। ठीक, ठीक है, भूल जाओ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, बस समझ लो मेजरमेंट ली गई। ठीक, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तुम ले आए हो क्या आज? नहीं लाया, कल आया था, अकेले लेके आता, देखो चला कितना लेके आया, सीख लिया कैसे चलता है। वर्नियर कैलिपर लेके आए थे भाई साहब, आपको भी दिखाएंगे, एनिमेशन देख लोगे समझ जाओगे। ठीक, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ को। ठीक है, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी लेंथ। ठीक, इसको ही मेजर कर रहे हो। आगे क्या कह रहे हैं कि इसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। पहली बार मेजर किया 3.29 सेंटीमीटर, दूसरी बार किया तो व्हाट इज दीस, दीस आर a1 a2 एंड a3 एंड सो ऑन, है ना। a3 हो गया, फिर ये हो जाएगा a4, ये हो जाएगा a5, ये हो जाएगा a6, ये हो जाएगा a7, ये क्या हो जाएगा a8। ठीक है, तो मतलब क्लियर है कि मीन निकालने के लिए काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, 8 से डिवाइड करना है। ठीक, पहला क्या है, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकालो, फिर जल्दी से निकालो। क्या करोगे, मीन निकालोगे ना, मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई है तो ट्रू वैल्यू सबसे करीब वैल्यू कौन सी होती है, मैंने क्या सिखाया था, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ठीक, तो क्या कर देंगे हम, मीन निकाल लेंगे सर, क्योंकि अभी ये एरर की बात नहीं हो रही है। एरर तो मीन से हम सब्ट्रैक्ट करते तब मिलता है ना। तो यहाँ पे याद कर लीजिए ये क्या है, ए मीन। तो ये मीन क्या हो जाएगा, बताओ भाई, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8। सारी वैल्यू आप लिख दीजिए। कितना है भाई, 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30 डिवाइडेड बाई 8। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे,
इसको कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। अगर एक्यूरेटली करना है अप्रॉक्स वाला बता देता हूँ, एक्यूरेट वाला घर पे करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स बता देता हूँ, ये हो जाएगा 3.29 सेंटीमीटर, जबकि 3.2 नहीं आएगा, 3.28875 आएगा। कितना आएगा? करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम आपको क्रैक करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करना, टाइम लगे कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज ना करना। कैलकुलेटर एक बीमारी की तरह लग जाता है, तो छूटेगी नहीं और दिमाग फिर चलेगा नहीं, ठीक। चलो, हमें क्या मिल गया? ए मीन मिल गया। ये ना मिलता तो हम कभी भी एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते। कि उसके क्या करना है, इसमें तो बहुत आसान है। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल A1 क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर 1-2 कर रहा हूँ, आपको करना है। डेल A1 निकालना है, कुछ मत करो, ए मीन माइनस, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे निकाल लेंगे। कितनी बार निकालेंगे? डेल A8 तक, ए मीन माइनस, ठीक है, कर लेंगे आप। मीन एब्सोल्यूट निकालना क्या करेंगे, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A8 अपॉन 8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो और आसान है, जो टोटल आया आपका डेल A मीन, उसको डिवाइड कर दीजिए इससे, 8 से, डेल A से, A मीन से, माफ करिएगा, यहाँ पर A मीन से। ये क्या मिल गया? रिलेटिव एरर। परसेंटेज क्या करना है? यही लिखा हुआ है ना। और फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट को एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, और यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। रिप्रेजेंटेशन क्या सिखाया था? ये आखिरी में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से प्लस माइनस लगा के करना है बस, ठीक। ये 9 नहीं हो सकता? हाँ, 9 नहीं हो सकता, जो A8 है 9 नहीं हो सकता। इसको A9 बना दे, इसको A8 बना देंगे, A7। मतलब मैं फैमिली कहने का मतलब है, अगर एक और नंबर आ गया वो तो 9 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। 1000 होंगे तो 1000 हो सकते हैं, 2 लाख होगा 2 लाख हो सकते हैं, 2 करोड़ होगा 2 करोड़ हो सकते हैं। ये तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार है ना, तुम कितनी मेजरमेंट लेना चाहते हो। ये तो ऑब्जर्वेशन है, कोई बात नहीं, ठीक है। डाउट तो डाउट होता है, ठीक है। डन। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बेटा, देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखो सब समझ में आ रहा है। रीड कर दे, सारा रीड कर दे क्या? The initial and final temperature of water as recorded by, अच्छा इसके आंसर्स बता दूं? आंसर बता देते हैं। आंसर्स अगर आप ट्राई कर लो पहले, फिर अगली क्लास होगी नहीं तो फिर आप डाउट पूछ लेना मुझसे अलग से, कोई बात नहीं। क्या है भाई? इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर, ठीक। क्या क्या दिया हुआ है बताओ? 40.6 प्लस माइनस 0.2, व्हाट इज दिस? एरर। ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो जाएगा? इसको भी हम बी बोल देते हैं और इसको डेल्टा बी, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगे, नाराज ना हो, तो यहाँ पे इसको T1 और इसको T2 कर लो, टेम्परेचर ही है, ठीक है। उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्वांटिटी दी हुई है। वो आप चाहे ये भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आ ही जाना है। कह रहे हैं कैलकुलेट द राइजिंग टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। अरे बाप रे, ये तो पढ़ाया नहीं समझे है ना। जल्दी से बताओ, ट्राई करो, कुछ तो करो, कुछ दिमाग लगाओ। कौन सा रूल लगेगा इसमें? सर वो फ्रैक्शनल वाला, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लगेगा। ये सिंपल, नई क्वांटिटी जो बन रही है इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। नई क्वांटिटी क्या बन रही है, देखो ना, चेंज इन टेम्परेचर क्वांटिटी बन रही है। तुम इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? सिंपल सी 2 ऑब्जर्वेशन है। तो θ1 इज गिवन बाय 40.6 प्लस माइनस डेल ऑफ θ1 दैट इज इक्वल टू 0.2 ना। हाँ यही है ना। एंड θ2 क्या है? टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको टी से भी कर सकते हो, अगर आपको नॉइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत कहीं नहीं होगा, कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारा, ठीक। 78.3 प्लस माइनस 0.3, ठीक।
तो जब भी कोई क्वांटिटी नहीं बना रहे हैं, एक रूल पढ़ा था ना हम लोग ने, मैक्सिमम एरर को अलग कर लो, ट्रू को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ट्रू वैल्यूज क्या क्या है आपकी 78.3 और 40.6। तो क्या बन जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1। डेल्टा यहां से हटा रहा हूं क्योंकि तुम्हें डर ना लगे कि भैया ये एरर लिख दिया, एरर नहीं है, वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर 78.3 माइनस 40.6 कर लेंगे, कितना आएगा 38.3 कैसे आएगा बच्चा, कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 7, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया, कितना आएगा 3, आंसर कितना आ गया 37.7। कोई बात नहीं, ठीक। एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर का एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था कि इंडिविजुअल एरर जो है उसको ऐड कर लो, है ना। तो नई क्वांटिटी में थीटा बनाई थी, तो आपका एरर क्या हो जाएगा, डेल थीटा विल बी इक्वल टू डेल θ1 प्लस डेल θ2, और बाहर क्या लग जाएगा प्लस या और माइनस। नहीं याद आ रहा है तो देख लो, क्लास में ही याद करके जाना है, ठीक है। और लास्ट में देखो क्वांटिटी कैसे लिखी हुई है, प्लस माइनस, ठीक है, टोटल एरर में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, कितना आएगा प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, कितना आ जाएगा 0.5, ठीक। फाइनल क्वांटिटी कैसे लिखेगी, थीटा विल बी इक्वल टू 37 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, ठीक है। यही इसका आंसर है, प्रॉपर एरर लिमिट के साथ लिखा हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगर एक क्वांटिटी दी हुई है a 8 प्लस माइनस 0.08, एक क्वांटिटी दी है b। अभी कर लेंगे, आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम z वाला करके दिखाएंगे, ठीक है। a और b आप करेंगे, पहले दो आप करेंगे x और y, मैं z करूंगा। x और y में अभी जस्ट करके आ रहे हैं हम लोग, रिपीट हो रहा है प्रोसेस। x वाले में क्या हो जाएगा, जो वैल्यूज आपकी दी हुई है मीन वैल्यूज वो ऐड हो जाएंगी, और एरर्स क्या हो जाएंगे मैक्स वो भी ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस लग जाएगा, सिंपल है। तो वर्बली आप कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं नीचे, ठीक है। यहां देखिए b कितना है 6 प्लस माइनस 0.06, ठीक। तो अब होगा क्या, नई क्वांटिटी क्या है x इज इक्वल टू a प्लस b, इसका मतलब 8 प्लस 6, ठीक। और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, जो आपका 0.08 प्लस 0.06, आंसर कितना आ गया 4 प्लस माइनस 0.014। 0.14। चलो एक ने सही बता दिया। 8 प्लस 6 कितना होता है 14। तो चलो मैं क्या देता हूँ, कोई बात नहीं, होता है 12 तक पहुंच जाते हैं लोग ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सब चलता है, ऑल इज वेल, ठीक है। तो 0.14 यही इसका आंसर है। y इज इक्वल टू a माइनस z को बताओ भाई, a माइनस b लिखा है, z बोल दिया मैंने जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं, ये भी वही सेम प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि रूल मुझे याद है और मैं कंफ्यूज नहीं होता हूँ, दोनों चीजें एक बार क्लियर बता दी गई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मैक्सिमम एरर लेके चलेंगे। जो आपका x होगा उसमें हो जाएगा, माइनस कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरर से कोई इससे मतलब नहीं, मैं एरर क्या आएगा हमेशा मैक्सिमम लेके चलना है, वो प्लस माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। सर 4 और प्लस माइनस 0.04 है। हाँ चलिए देखिए भाई, तो ये रूल के हिसाब से चलेंगे तो कर लेंगे क्वेश्चन, फटाफट करके मुझे आंसर बताइए, फिर लास्ट वाला करेंगे। प्लस माइनस 0.04 क्या आएगा, 4 प्लस माइनस, तो यहाँ से 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, है ना, ठीक। फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 0.08 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस
0.14। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करिए, रूल नंबर 2 यूज करिएगा। क्यों, क्या डाउट हो गया? क्या प्लस कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले बेटा हमने यही चीज बताई थी। क्या बोला था मैंने? चाहे एडिशन हो, रूल नंबर 1 में लिखा है, रूल नंबर 1 पढ़ो, है ना? क्या है ये? एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम एरर मतलब ऐड करना है बस, और जो आपकी ट्रू वैल्यूज हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। उनका सिंपल प्रोसेस चल रहा है, उनको लेके चलो ऐसे, ठीक है? तो ट्रू वैल्यू कह लो, मीन वैल्यू कह लो, ठीक है? या फिर आप मीजर्ड वैल्यू कह लो। एक्चुअली में उसको मीजर्ड वैल्यू ही बोलना चाहिए, ट्रू वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, एरर तभी तो आ रहा है ना, वो मीजर्ड वैल्यू होती थी। मीजर्ड वैल्यू में हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, एरर को, तभी वो बनता है ट्रू वैल्यू के बराबर। जल्दी से लिखिए। अब हमें z = ab वाला बताओ, फिर आखिरी में परसेंटेज एरर भी निकालेंगे। और परसेंटेज एरर निकालने के बाद क्या, अभी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अभी मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, आपका क्या निकाला है? एब्सोल्यूट एरर निकाला है। ठीक, इसका क्या करना पड़ेगा हमें? फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शनल एरर के बाद हमारा शुरू होगा केल, है ना? तो पहले मुझे बता दो z = ab को कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? चलो देख लो, कॉपी में अगर कुछ लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो हम दिखा दे रहे हैं। रूल नंबर 2 पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? क्या करेंगे जल्दी से बताओ ना। ये देखो ना, इसको देख के वहां देखो, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, दोनों का रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को सम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा हमें परसेंटेज एरर। तो अब इसको कंप्लीट करें पूरा, एक स्लाइड चाहिए होगी। सारे एरर के क्वेश्चन करा देंगे, लीस्ट काउंट अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 3 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, ठीक है? जब तक सामने नहीं आया तब तक पढ़ा देते हैं, जब आ जाएंगे तो कहते हैं हाथ जोड़ के चले जाएंगे। ठीक, अभी हमने इसका फ्रैक्शनल एरर नहीं निकाला था, जब निकाल के देखते हैं। जरा मुझे बताओ कि जो हमारी x क्वांटिटी है उसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? डेल x अपॉन x इनटू 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल x कितना था? डेल x कितना आया था? 0.14, और नीचे क्या आया था? अरे सर ध्यान दीजिए मैडम, सौम्या मैडम ध्यान नहीं दे रही हैं, ठीक है? चलिए, तो ये अगर ये था क्वांटिटी तो आपको मिल गया, ठीक? चलो ध्यान से देखो, फिर इनटू क्या कर दें? 100। इसका आंसर क्या आएगा? नाराज हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, 1 परसेंटेज, 1%। गलत आ गया, गलत आ गया। अरे यही है इसका आंसर। नहीं, हमारा काम यही है भाई। देखो, आप अगर श्योर नहीं पढ़ने के बाद भी तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम है, आप डाउटफुल क्यों हो रहे हो? ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी y क्या हो जाएगा? बताओ, डेल y कितना आया था? ये तो 0.14 ही होगा अपॉन 0.2, ठीक है? कितना आएगा? 7%। ये समझ ना आया तो बताओ, बता दें। 0.14 into 100 कितना होगा शिवांश? क्या? 0.14 into 100 सर 1 होगा ना? नहीं सर, एक मिनट, तभी तो पूछ रहे, बता दे, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं। नहीं कोई बात सर, समझ में आ गया। 0.14 into 100 बेटा, आंसर नहीं आया ना, समझ में आ गया। 0 into 4 0, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0। अच्छा, एक क्रॉस हो गया, फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? फिर देखो 2 क्रॉस लगाया जाता है, देखो ध्यान से, कितना 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 4 जा 4। भाई अब तो देख ले, अभी 1 बता, 1 1 जा 1, यहाँ क्या आएगा? 0 0 4 1 0। कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2। अरे सर ये तो 0 1 4 आ गया, मतलब सर 14 आ गया, ये 1 नहीं आया, लेकिन गलत हो गया। फिर 14 अपॉन 2 कितना आएगा? 2 7 जा कितना होता है?
14 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 3 जा 6 होता है, वैसे ही 2 7 जा 14 होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि फिर टेबल हम भूल जाएंगे। तो 7% आ गया, ठीक, यहाँ से ये आंसर आ गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, हम लोग क्लास में होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता, हो जाती है सारी चीजें, ठीक। अब बताओ मुझे, अगर मुझे क्या निकालना है अब इसमें, z का निकालना है। तो अब मेरे z के लिए दो तैयार हो गए, देखो, है ना। तो z के लिए क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या है, a b। करो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, करो, कितना आएगा, z a b में a इंटू मतलब कि उसकी क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कितना था, 8 और 6, 8 इंटू 6 प्लस माइनस क्या कर दें, प्लस माइनस। अब इस बार मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वैल्यूज को सम करिए, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, यही तो होगा। गलत कर दिया मैंने कुछ, तो आंसर बता दो। डेल a कितना है, सर वो कि ये, अरे वही वो अच्छा वो, इसमें वो है कहाँ बेटा, वो तो यहाँ है। कोई बात नहीं, होता है जब कभी कभी क्लास में हूँ, लेकिन अगर आप ये लाइन 4 बार नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, और कोई बात नहीं। 8 6 कितना होता है, 8 का टेबल पढ़ना है क्या, नहीं तो डेल कितना था, 0.08 अपॉन 8 प्लस, अगर याद नहीं है देख लो, कोई बात नहीं, 0.06 अपॉन 2 6 क्या होगा, हाँ सर 6 ही होगा। पहले डिसाइड कर लो कितना आएगा, 48 प्लस माइनस 0.02 पता नहीं, 0.96 गलत है, गलत, बुक में लिखा है वो गलत है, जो बता रहे उसे छाप, ठीक है, कंफर्म कौन सा गलत है, बुक वाला। तो इसका मतलब अगर हम लोग का आंसर सही भी आता है तो मतलब कि वो हम गलत माने, क्यों बेटा, जो प्रोसेस है, रूल्स है, उसके हिसाब से करो ना, उसमें तो गलतियां हो सकती हैं। अच्छा क्या ब्रह्मास्त्र है क्या, मूवी बहुत अजीब थी, बेटा मूवी ज्यादा देख रही हो तभी तो। नहीं वो तो बहुत पहले देखी थी। कोई बात नहीं बेटा, इस पे फोकस कर लेते हैं, वो सब जो है बाद में चर्चा कर लेंगे कभी, ठीक, खाली बैठेंगे हम लोग कभी। इसका एलसीएम नहीं लिया तो सही से, इसका एलसीएम गलत हुआ होगा, 0.01 प्लस 0.01 0.02 आएगा, 0.02 ही आएगा, चेंज नहीं है ना इसमें कुछ, यही सही आंसर है। यही कर लीजिए, 48 प्लस माइनस 0.02। अब इसके बाद स्टेप खत्म नहीं हुआ, अभी तो तुम्हें क्या मिल गया, z मिल गया, अब z सॉल्व कर लो, तो 0.02 अपॉन 48 इंटू 100 परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक है, बस यही इतना करना। अब मुझे बताओ कि कौन सा सबसे ज्यादा है इसमें से, x y z, यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, x y z में कौन सबसे ज्यादा है, कौन किसके बराबर है, तो इक्वल टू वाला तो है नहीं किसी में, तो फिर एक ही ऑप्शन हो सकता है, चाहे वो 3 हो या फिर 4, तो वो कर लीजिए, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा इसका परसेंटेज एरर, डेल z अपॉन z इनटू दैट इज 0.02 अपॉन 100, कितना आ गया ये, गलत हो जा रहा है, 48 है ये, 48 और यहाँ 100, ठीक है। आंसर बता जरा मुझे कितना आएगा, मैं जरा हर पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ कि अगर मैं गलत हो गया तो, ठीक है।
0.041 जैसा है। क्या बेटा, इधर 2/48 हो जाएगा, फिर 2 जा और 4 जा 1/24 आ जाएगा, डेसिमल में कर देंगे हो जाएगा आंसर, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 1% आ गया, लेस देन 1% आ गया ना। हमें तो सिर्फ चाहिए था कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसमें से, तो चेक करके मुझे बताओ और इस क्वेश्चन को मैं चेक करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मेरे को इसमें डाउट है, ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करके बताऊंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे तो Z आपका सबसे कम होगा, तो कहीं हो सकता है एरर कर रहा हूँ मैं, चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है, उसके मैं बताऊंगा, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो मैं इसमें ना जो आपने 0.02 किया है इस मॉड्यूल में 0.96/48 वो तो बेटा एरर निकाला ना उसमें, वो तो एरर निकाला है उसने, तो मैंने भी एरर निकाला है। एरर के हिसाब से क्या है कंडीशन देखो ना, अगर हमें ए और बी है तो ए और बी का इंडिविजुअल क्या करें आप, एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, यही तो है ना फ्रैक्शन। तो हमने तो यही किया है, a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी थी 14 नहीं 8 प्लस माइनस 0.08। ठीक ठीक, अब उसमें आंसर के लिए कर दिया, लेकिन अब तुम बताओ ना डेल ए कितना होगा तुम्हारा, डेल ए तो यही होगा और ए भी यही होगा तुम्हारा, तो उसके हिसाब से तो परफेक्ट है ना। 0.08/8 होगा। स्टिल मैं इसको देख लूंगा, हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो। ठीक, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, मैं इसको वेरीफाई करूंगा, अब एक और बता दूंगा एक दिन आप क्लास में आगे बता दूंगा। ठीक है, प्रोसेस जो सिखाया है एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन करो, साइड ऑफ अ क्यूब इज, सर आप तो कल की कसर निकाल रहे, कल ले लिए थे तो आप ले लिए। नहीं चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ अ क्यूब, यहाँ पर साइड दिया हुआ है 2.00 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, चलिए एक चीज और है, लास्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें हुआ क्या था, ये 0.96 कैसे आ रहा है, इसमें फ्रैक्शन को पहले इसने एलसीएम लिया है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत तो है नहीं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा इसको। ठीक, तो इसमें क्या करना है, डिवीजन नहीं करना है, इसमें हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ बॉड मास नहीं लगाना है, बॉड मास लगाओगे तब तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 48 प्लस माइनस, मैंने इसके बाद यहाँ से फिर ये किया है। ठीक है, 48 प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 0.08 into 6 और कितना आ जाएगा 0.48। फिर यहाँ पर क्या है 0.06 into 8 करोगे कितना आ जाएगा 0.48, जिसका सम किसके बराबर होगा 0.96 के, ये बन जाएगा 48 प्लस माइनस 0.96। ठीक है, ठीक है, हमने रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर निकाला डायरेक्टली, तो यहां से आप अगर निकालोगे तो z का कितना आ जाएगा बताओ 0.96 अपॉन, मैंने डायरेक्टली वही तो निकाला है। रूल नंबर कौन सा लगाया, मैंने इसको 2 स्टेप में नहीं सॉल्व किया है। देखो यहां तक रूल नंबर 1 यूज कर रहे थे, इसमें रूल नंबर 2 यूज किया। रूल नंबर 2 कहां यूज किया, z वाले में, और रूल नंबर 2 किसके लिए होता है, फॉर रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर के लिए। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे तुम एरर निकालो, ऐसा गलतफहमी मत रहना कि सर ये तो आपने क्या कर दिया, ये मैंने डायरेक्टली क्या निकाल दिया आपका रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर को। ठीक, अब इसको परसेंटेज एरर बनाना है तो क्या हो जाएगा 0.96 इनटू अपॉन 48 इनटू। ठीक, तो आप चाहें तो इसको सिर्फ और सिर्फ अगर एरर के फॉर्म में लिखना है तो इसको हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने सीधे एरर निकाला है, ठीक, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर निकाला है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐसे डेल z अपॉन z। ठीक है, ठीक है, तो डेल z अपॉन z के हिसाब से करोगे तो ये देखो आ गया। ठीक, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये परसेंटेज एरर। ठीक, अगर कोई भी स्टेप में डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, बाद में फिर आपको घर जाके हो सकता है समझ में ना आए। ठीक,
ठीक, मैं स्टेप्स वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ क्या था, हम क्या निकाल रहे थे, सीधे फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे थे। तो कितना आ गया ये तुम्हारा 0.96 अपॉन 48। कैसे आया अभी समझा चुका हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, del z अपॉन z इंटू 100। ठीक ठीक, ये डन हो गया। इसको कर ले, इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कितना आएगा, 96 अपॉन 48 दैट इज इक्वल टू 2%। तो आपका x का परसेंटेज एरर ज्यादा है कि y का या z का, तो चेक कर ले वापस से। पहला कितना आया था, 1%, है ना, पहला कितना आया था 1%, दूसरा कितना आया, ये पहला आया 1%, दूसरा आया 7% और तीसरा आया 2%। तो इसका मतलब क्लियरली है कि y सबसे ज्यादा है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा क्वांटिटी में, बताओ, y सबसे ज्यादा, z उसके बाद और x सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, दिया साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 2 प्लस -0.01 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम, मतलब अगर क्यूब है तो आपको पता है ना कि ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब लेंथ भी इक्वल होगी, ब्रेड्थ भी इक्वल होगी और हाइट तीनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो वॉल्यूम क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। ठीक, तो यहाँ सरफेस एरिया मतलब टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कितने होंगे, 6a²। इसमें कोई डाउट है तो जाके 10th पढ़ लेना। ठीक, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, सबका एरिया इक्वल होगा, 6a² हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। ठीक, सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, टीएसए होता है 6a²। नहीं आता है तो इसको आप एज्यूम करके चलिए, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो कर सकते हैं घर पे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों निकालना है, तो पहले एक बार वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, a⁻3। कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3। ठीक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें एक्यूरेटली लिखना है, तो करके सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके मुझे बताइए। चलो देखो, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं रूल नंबर 3, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो एरर आएगा, टोटल एरर आएगा वो कितना आएगा बताओ, 3 इंटू डेल ए अपॉन, यही तो होगा ना। तो इसकी वैल्यूज क्या है जरा बताइए, इसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यू कितनी है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, आंसर सामने लिखा है, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। यही तो है 0.0 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, क्या क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। 3/2 क्या होता है, 1.5, 1.5 इंटू कर लो, डेसिमल प्लेसेस आइए पीछे कर लो, आंसर बताइए फटाफट। मैं आखिरी बार हेल्प करूंगा, ठीक है, देख लो इस बार। देखो क्या हो रहा है इसमें, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वापस से आखिरी बार बता रहा हूँ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। हमें चाहिए क्या, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, यही चाहिए ना, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। प्रॉब्लम इतनी सी है, देखो ना, एकदम आराम से देख लेना, वापस से देखना। तो जो मैंने यहां लिखा वो ये होगा, ठीक लिख दिया मैंने फ्रैक्शनल एरर निकाला तो मेरा ये आंसर इतना इतना कुछ भी आ रहा है। ठीक, देखो वो उतना छोड़ देते हैं। फिर अगर मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो क्योंकि मुझे पता है फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है, या फिर मेजर्ड वैल्यू, राइट, कह सकते हैं। चलो, तो v कितना होगा, अगर मैं देखूं तो अगर मुझे डेल v चाहिए तो v इंटू 0.03 अपॉन 2। इज इट क्लियर, सही है, ऑल क्लियर है, ये सब गायब हो गया। चलिए देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। अच्छा देखो, मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी ना, होगी कि नहीं होगी, a कितना है, 2 है सर, तो वॉल्यूम कितना होगा, a क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख दीजिए सर यहाँ पर, इनटू 0.03 अपॉन, ठीक है,
इसको सॉल्व करके कितना आएगा? क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है? गलत कर दिया मैंने कुछ? 2 का क्यूब था, एक 2 कट गया, 2 स्क्वायर बचा 4, 4 इंटू 0.03 0.12, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब मुझे क्या लिखना है? मुझे वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? v प्लस माइनस डेल v, यही तो होगा ना? v प्लस माइनस डेल v, ठीक? तो यहां क्या आ जाएगा? v कितना है? 8 प्लस माइनस एरर कितना था? 0.12 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होगा। दूसरा वाला करें सॉल्व? जरूरत है? इस केस में ऑप्शंस देखते हुए जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, फिर भी हम लोग करेंगे, दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो अब एरिया निकालते हैं। सेम पैटर्न पे एरिया निकालना है। सेम पैटर्न पे क्या करना है? एरिया निकालना है। एक मिनट रुक जाओ जरा। चलिए देखिए, तो यहां पर देखिए एरिया के लिए कैसे करेंगे। तो ये तो निकल गया, वॉल्यूम आपका निकल गया, ठीक है? प्रिसाइज वैल्यू मिल गई आपको, प्रिसाइज मिल गई, एक्यूरेट मिल गई। इस पे डिबेट करते रहना, ठीक है? अब मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो एरिया का फ्रैक्शनल एरर क्या निकलेगा? डेल a अपॉन a विल बी इक्वल टू 6a स्क्वायर था, 6 इंटू 2 इंटू डेल a अपॉन a, यही तो होगा। अब मुझे सॉल्व करके मुझे आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, पीछे बैठे बताओ भाई। निहारिका आप बताना चाहेंगे क्या? डेल ए अपॉन ए तो अभी भी जस्ट कैलकुलेट करके आ रहे हो, कितना आया था? इसमें तो कुछ नहीं करना है, 6 इंटू 2 इंटू 0.01 अपॉन कितना है? ए की वैल्यू कितनी ली है बेटा? ये ठा लो ना, यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक? कट गया 0. ठीक, ये क्या है? डेल ए अपॉन, ये फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है? इसमें एक गलती है, मैं अभी बता देता हूँ। इसमें गलती क्या है? जब हम एरर निकालेंगे तो कोई भी कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ आएगा 0.01, ठीक है? ये गलती हो गई, क्योंकि एरर में सिर्फ हम एरर के वाले हिस्से को ही लेंगे, कांस्टेंट को नहीं लेंगे, तो 6 नहीं लेंगे, ठीक? दूसरी चीज समझिए, यहाँ पर एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर, ठीक? ठीक है, तो यहाँ से डेल a कितना आ जाएगा बताओ? 0.01 इंटू a, दैट इज इक्वल टू 0.01 इंटू 24, कितना आ गया? 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस माइनस डेल a, दैट इज 24 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिला लो, यही आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक? चलिए, जो चीजें सीख गए उसको नोट कर लीजिए फटाफट, दोबारा याद रखिएगा, ठीक है? चलो देखो भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। A thin copper wire of length L increases in length by 2%, ठीक है? 2% से बढ़ गया when heated from temperature T1 to T2। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हल्के मत लेना, ठीक? हमने उसको गर्म किया, वो लंबा हो गया है ना, जैसे लोहा होता है, उसको गर्म करोगे तो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक? यहाँ देखो ध्यान से, कॉपर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है, कॉपर क्यूब having side of 10 L is heated from T1 to T2. What will be the percentage change in area of one face of the cube and volume of the cube? वापस से बोल दे रहा हूँ, आराम से समझ लेना। एक कॉपर वायर को अगर गर्म करते हैं T1 से T2 तक, तो उसकी लंबाई में 2% का लेंथ बढ़ता है, ठीक है? ठीक। और अगर उसी वायर से क्यूब बना दिया
क्या कर दिया क्यूब, मतलब कि सारी साइड की लेंथ बराबर है। और अब जब मैं इसको गर्म करूंगा तो हर साइड में 2% का लंबाई बढ़ेगी, तो क्यूब बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बस उसी की बात कर रहे हैं। तो हर फेस पे एरिया चेंज आएगी, यस आएगी। पहले एल स्क्वायर था, अब एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर। डेल एल क्या है 2%, है ना। क्या होगा 2% ऑफ एल कितना होगा 0.02 एल, 0.02 एल। 2% अगर निकालना है, 2% आधा निकालना है। 2% किसी वैल्यू का 2/100 चेक करो जरा दिमाग अपना अपना, परसेंटेज सीख रही 2/100 होगा भाई, डिसाइड कर लो, हम तो ही बोलेंगे। हाँ 1% कैसे निकालोगे? एक का 1% होगा। जब 100 रुपए का 1% कितना 1 रुपए, बहुत तेजी से बता दिए, सही है ना। 1000 का डिसाइड कर लो। 10 रुपए 1000 का अगर 1% निकाल रहे हो तो देखो इसके 100 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से, कितना बचेगा? वाह बेटे बहुत बढ़िया। 2% निकालना तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, L को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0. ठीक है, जितने परसेंट चाहिए, x% चाहिए तो x अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल वैल्यू को, उतना परसेंटेज उसका निकल जाएगा। रट जाना इस बात को हमेशा के लिए अब, ठीक है। 3% चाहिए तो 3/100 कर लेना, 100 चाहिए तो 1 आ जाएगा, देखो ऑटोमेटिक, ठीक है। ये हमेशा फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करो, चेंज वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो इंक्रीज इन लेंथ है वो एरर की तरह काम करेगा, बता दे रहे हैं। और जो 2% दिया है वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ले लें क्या? हाँ और क्या, परसेंटेज एरर हो गया ना वो। चलिए भाई देखिए क्या करना है, इसको हम लोग परसेंटेज एरर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है तो इंक्रीज इन लेंथ भी तो एक तरीके का एरर ही है, क्योंकि पहले जो लेंथ थी वो बाद में नहीं रही, तो चेंज हो गई, चेंज आ गया, जितना चेंज आया वो आपका एरर की तरह काम करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो परसेंटेज चेंज इन एरिया अगर निकालेंगे तो हम जो न्यू एरिया अपॉन जो आपका एब्सोल्यूट जो एरर आया अपॉन ये कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनटू 100। यही तो हो गया परसेंटेज एरर ऑफ एरिया, या फिर इंक्रीज कितना आया। तो करो सॉल्व, कैसे करोगे, एरिया कैसे निकालोगे? इसके पहले अभी क्यूब का किया हुआ है, लेंथ हमने क्या लेनी है, एल लेनी है, दिया हुआ है देखो ना, ये देखो एल, ठीक। तो अगर हमें लेंथ के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, डेल एल अपॉन एल, और यहां पर एरिया क्या होता है, फेस का एरिया एल स्क्वायर। तो क्या सिखाया था, अभी सीखा था हम लोगों ने, एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल एरिया निकाल रहे थे, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कांस्टेंट को नहीं लेना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, क्योंकि पावर में क्या होती है, स्क्वायर होती है, ठीक। इनटू क्या कर दें 100। अब कर सकते हैं हम लोग, क्या करके दिखाइए, आंसर बताइए। आंसर हम बता देंगे फटाफट। तो हम लोग को ये जो रेशियो है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिया हुआ है ना, दैट इज 2%। दिया है कि नहीं दिया हुआ है? एरिया में कितना आएगा, चेंज इन एरिया कितना आ गया, देखो कितना आसान था क्वेश्चन, 2 इंटू खत्म, एक क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब कितना चेंज हुआ, तो एरिया एक फेस का कितना होगा, ए स्क्वायर, तो वैसे ही हो गया है ना, ए स्क्वायर का हुआ। तो कौन से रूल नंबर 3 लग गया, रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसका जो क्वांटिटी है उसका हम रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। तो मैंने सेम वही किया, ठीक। क्वांटिटी क्या थी, लेंथ की, दूसरा रिलेटिव एरर डेल एल अपॉन एल, और चेंज कितना है, चेंज आपका 2% है, तो ये आ गया आपका परसेंटेज एरर कितना 2%, तो 2 इंटू 2 4%। वॉल्यूम निकाल लो फटाफट। वॉल्यूम के लिए भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100, है ना। वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब या फिर एल क्यूब, एल क्यूब होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू बताओ डेल एल अपॉन एल इंटू 100, कितना आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। अब इतना करने के लिए पता नहीं क्यों आप लोगों को इतना टाइम लगा,
आप इतने इंटेलिजेंट हो फिर भी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अच्छा है, वेरी गुड, सबने सही किया। नेक्स्ट करें। यहाँ पर ये आपका एरर का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग ने सारे टाइप ऑफ एरर सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, लीस्ट काउंट का मतलब, लीस्ट का मतलब जो आपकी मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सपोज अगर यहाँ पहला आप देखेंगे तो पहला मेजरिंग टूल कौन सा है, दो ही पढ़ना है आपको, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू बॉस, दोनों का यूज करते हैं। थिकनेस और इसमें अगर बहुत स्मॉल लेंथ है उसको मेजर करने के लिए इसको लेंथ में भी यूज करते हैं, और स्क्रू बॉस सिर्फ और सिर्फ थिकनेस के लिए, ज्यादातर थिकनेस के लिए यूज करते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सपोज द साइज ऑफ वन मेन स्केल, इसमें दो स्केल होती है, ध्यान से देखो, ये आपका एनिमेशन यहाँ लगा हुआ है, देखो एक स्केल आपकी ये ऊपर है, मार्किंग्स देखो ना, रूलर तो होगा ही आपके पास, रूलर मतलब नॉर्मल स्केल, ऐसे ही होती है ना मार्किंग उस पे। तो एक आपका ऊपर एक मेजरमेंट है और एक देखो इधर भी है, नीचे भी है ना, तो इसको कहते हैं मेन स्केल और इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, दो स्केल होती है इसमें। ठीक, कैसे यूज करेंगे बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेन स्केल डिवीजन मतलब कितने नंबर ऑफ डिवीजन है दो मेजरमेंट के बीच में, उसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। उसको मान लेते हैं एम यूनिट है, कितनी है एम यूनिट्स। ठीक, दैट ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो वर्नियर स्केल डिवीजन देखेंगे तो इसमें भी देखो गैप, देखो 0 1 के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन अलग अलग है ना, मेन स्केल में देखो ज्यादा है और इसमें कम है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है लेकिन मैं समझाऊंगा अभी, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान दो। सिर्फ दो स्केल हो गई, एक वर्नियर स्केल, एक हो गई मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल का डिवीजन ज्यादा है और वर्नियर का कम है। अब उसकी जो यूनिट होगी वो भी अलग अलग होगी, वो बताएंगे। ठीक, अभी जितना बता रहे हो उतना समझो। तो अगर मान लेते हैं V यूनिट है, तो ऑल्सो लेट द लेंथ ऑफ अ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ B, जो कि आपका मेजरमेंट आ रहा है इसमें। ठीक है, वर्नियर स्केल में। अब देखो A इंटू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू V। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मतलब हमने कितना वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना होगा ये निकालना है, तो हम A अपॉन B इंटू एम। A और B क्या था देखो, फिर से पढ़ लो, ये क्या है मेन स्केल डिवीजन का, द लेंथ ऑफ A मेन स्केल डिवीजन। ठीक, उसका लेंथ है, और B क्या है वर्नियर स्केल का डिवीजन का लेंथ है। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूं V निकालना तो A अपॉन B इंटू एम कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, सारी वैल्यूज आपको पता रहेंगी जब आप मेजरमेंट करेंगे। तो अगर m माइनस v करेंगे तो क्या v की वैल्यू पुट कर दी हमने इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन में बना ले, इसको उठा के पुट कर दिया, तो m माइनस a अपॉन b है, एलसीएम लेना आता ही है, 1 माइनस a अपॉन b हो जाएगा, तो b माइनस a अपॉन। ठीक, ये आपका आ गया। ठीक, आईसीएसई में 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आती है। ठीक है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिड्यूस को क्या मिलेगा हमें, लीस्ट काउंट। जो सबसे कम से कम काउंट हो सकता है वो आपका इससे, ये उसका फॉर्मूला हो गया। जरा इसको देख लेते हैं, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना, दिमाग नहीं चल रहा होगा तुम लोगों का। एक देखो बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक ठीक, उसका जैसे मान लो सर्कल है, उसको डाया निकालना है, डी फॉर डाया ले लिया। ठीक, निकल जाएगा ना। एक रिंग है, रिंग है आपके पास, अच्छा देखिए ये एक रिंग है ना, ये एक रिंग है, तो इसका डाया निकाल सकते हैं। डाया निकालना बड़ा आसान है ना। आप क्या करिए, एक जो आपका सेंटर से पास हो रही स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके आप मेजर कर लो अपने स्केल में। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एक सर्कुलर है। ठीक, आपने अगर बीच में ऐसे रख दिया, देखो मेजरमेंट कर रहा हूँ। अब टीथ देखो, एक अपर एक लोअर, ये इसका। ठीक, इस तरीके से ये देखो ना, एक टीथ ये हो गया, एक टीथ इधर हो गया। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो बस उसमें ग्रिप में ये डाल दिया हमने, तो हमें डाया नहीं मिल जाएगा। ऐसे ऐसे प्लेस कर दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो हमें डाया मिल जाएगा ना। बस ऐसे ही निकालना है, इस तरीके कोई मेजरमेंट करनी है। देखो यहाँ मेजरमेंट किसमें हो रही है, मिलीमीटर में। किसमें, मिलीमीटर में। ठीक है, ध्यान से देखो, अब हमने जब इसके अंदर पुट किया तो पहली रीडिंग कितनी आई, मेन स्केल देखो कितनी आई, 23। ठीक, बाद में हमने क्या किया, एडजस्ट किया तो 19 आ रही है। ठीक, अब देखो यहाँ ये क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, इसमें एक एरर भी होता है जिसको माइनस कर रहे हैं। अब वैल्यू जब आएगी देखना, 19 अगर आ गई आपकी किस पे, मेन स्केल पे। देखो ये फाइनल आ गया ना, जब हमने फिट कर दिया ऑब्जेक्ट को, 19 आ गई। 90 मतलब क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग मिल गई। अब ध्यान से देखना, जो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग है उसमें एक जो आपका डिवीजन है वो कितना है,
0.02 मिलीमीटर का। देखिए ठीक है, अब देखना जहां पे ये कोइंसाइड करेगी, ध्यान से देखना, ये सारी लाइनें नहीं मिल रही हैं, देखो ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से क्या देखना है, जो मेन स्केल का है आपका, ठीक है, डिविजन, और जो वर्नियर स्केल का जहां वो कोइंसाइड करेगा, जो फर्स्ट कोइंसाइड होगा वहीं तक हमारी रीडिंग, हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग कहलाएगी। तो इधर से तुम देखना, जीरो से देखना, ठीक है। आपका कोइंसाइड क्या कर रहा है, देखो रेड पॉइंट दिखा रहा है, आपका रेड एरो कुछ दिखा रहा है, देखो कितना आ रहा है 0.54, ठीक है, जीरो मतलब कैसे, देखो ना 0.01 लेके चल रहे हैं, अब वहां पे जा रहे हैं, जब देखना ध्यान से, जब रुकेगा तब दिखाएंगे, आप देखना, ठीक। अब देखो कहां कोइंसाइड कर रहा है, ये एक लाइन कोइंसाइड कर रही है, और ये कितना हो गया आपका 0.54, एक डिवीजन 0.02 मीटर का, और कितने डिवीजन हैं, 5 ही तो हैं, 0-1 के बीच में कितना, 5 डिवीजन ना, तो एक डिवीजन 0.02 का होगा तभी तो आप 1 पहुंचेंगे, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितने, 5 में करोगे तो कितना मिलेगा 1, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान समझ लेना, ये 0.1 मिलीमीटर का सारा जो गैप है रीडिंग्स इसमें है, क्योंकि आपका लीस्ट कितना है, डिवीजन कितना है 0.02 mm का, समझ गए। तो मतलब अगर दो डिवीजन 5 के बाद दो आपके डिवीजन, दूसरा डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है, रीडिंग कितनी आएगी 0.02 प्लस 0.02, 5 प्लस 0.04, है ना, तो टोटल कितनी आ जाएगी 0.54 आएगा कि नहीं आएगा, गेटिंग, आराम समझ लेना, वापस से बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ये आ गया आपका 19 प्लस, अब देखना माइनस क्यों कर रहा है वो समझा देते, तो याद देखना क्या आ गया 19 प्लस 0.54, यहां तक सही था, लेकिन माइनस 0.10 क्यों किया, क्योंकि वो एरर होता है, ठीक। अब देखना जब इसको ये पूरी क्लोज होगी, अब इसको अब ये भूल जाइए, रीडिंग देना आ गया आपको, अब पूरा क्लोज करते हैं, तो क्लोज करेंगे तो यहां पर एक गैप मिलेगा, ठीक है, वो गैप कितना होता है दोनों स्केल के बीच में 0.10 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, इसीलिए उसको हम जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना कम लेना है, ठीक है, वहां पर आपको इतना गैप लेके चलना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बाय डिफॉल्ट इस टूल का आपका स्पेसिफिकेशंस हो गया, ठीक, ये हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट में अब हम पढ़ रहे हैं, अगर निकालना चाहते हैं स्क्रू गॉज के लिए, अब देखना ये दूसरा टाइप का आपका टूल है, ठीक, इसका फिगर में दिखा देता हूं, एक सिलिंड्रिकल शेप होता है यू शेप, ठीक है, यहां पर एक सिलेंडर होता है, ठीक है, दो पिस्टन होते हैं, एक मूविंग होता है, ठीक। अब यहाँ पे पिच क्यों होता है, क्योंकि एक सर्कुलर है, ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये अंदर वाला आगे पीछे आ सकता है, ठीक है, देखो यू शेप्ड होता है, ठीक, यहाँ पे बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, ये देखो ये मूविंग पिस्टन है जो मैंने अंदर बनाया है, ये वाला, ठीक है, ये हरा वाला जो पिस्टन दिख रहा है वो उसके अंदर से जब आप उसको घुमाओगे तो वो बाहर एकदम निकल जाएगा, ठीक है, और आपका एक एंड कौन सा है, एक एंड ये वाला है, मतलब कि कुछ इस तरीके का शेप है, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, एकदम बेसिक बना रहा हूं, ठीक। अब देखो यहां पर आपका एक यहां पे ग्रिप हो सकती है और एक ग्रिप कहां होगी इधर, लेकिन एक ग्रिप इसमें फिक्स्ड है, कौन सी वाली, ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा सकती, ठीक है, और ये वाली जो ग्रिप है ये आगे पीछे मूव कर सकती है, इसके मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, ये आपका जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, तो इसमें भी दो स्केल होती है, एक आपकी मेन स्केल हो गई जो कि पिस्टन पे मार्क्ड है स्ट्रेट, ठीक, और एक देखो ये सर्कुलर रिंग के ऊपर है, ठीक है, इसमें भी रूल वही है, कौन साइड जहां करेगा वहीं हम मेजरमेंट लेंगे, लेकिन इसमें एक रिवॉल्यूशन हो गया, दूसरा रिवॉल्यूशन हो गया, तो वो सब काउंट होता जाएगा एज अ मेजरमेंट, ठीक। जब आपका ये मेजरमेंट, ये जब सर्कुलर रिंग रुकेगी, कहां पर रुकेगी, जब ग्रिप पूरी टाइट हो जाएगी, उस टाइम से हम मिलाएंगे कि मेन स्केल से कहां पर वो कोइंसाइड कर रहा है, उसके जितने रिवॉल्यूशन के मान लो कि 4 बार घुमा दिया मैंने, तो उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है वो सब ऐड करके टोटल हम आपका मेजरमेंट निकालेंगे। चलो इसको देखते हैं, यहां पर देखो एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इसमें देखो पहले वापस से एनिमेशन देखो तो समझ में आ जाएगा, 0.01 mm का एक आपका डिवीजन चल रहा है, इस बार वापस से देखो 10 डिवीजन लेके चलेंगे, देखना मेरे स्केल में अभी आएगा, और यहाँ पे देखिए 5 ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ 0.02 चल रहा है, ठीक है, देखो देखो घुमाते जा रहे हैं, जैसे जैसे पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया 1 mm हो गया, बढ़ता जाएगा देखना, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैल्यू बढ़ रही है,
दो दो एरोज जो दिखा रहे हैं, एक मेन स्केल को लेके चल रहा है और एक किसको लेके चल रहा है आपकी पिच को। पिच वाला कौन सा है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए 2 राउंड में कितने डिवीजन हो गए 100, और कितना टोटल हो जाएगा, और एक राउंड में मतलब कि देखो 5 डिवीजन है तो एक राउंड में कितना होगा 50, ठीक। तो 0.5 mm प्लस 0.5 mm कितना बन जाएगा आपका 1 mm, ठीक है। समझ गए, ये ध्यान से देखना, फिर से देख लो, 2-3 बार इसको देखो, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग अलग चल रही है, मेन स्केल की रीडिंग और सिंपल यहाँ मार्किंग लगी रहेगी, वो आप देख लोगे। यहां आपको बस सीखना है, इसकी पिच को देखना है। देखो जहां कोइंसाइड करेगा वहां 0.01 लेके चलना है, 0.25 हो गया, ठीक है। तो 25 वहां पे आ गया तो यहां कितना आ जाएगा 0.01, और अगर 50 आ गया तो 50 मार्किंग इंटू 0.01 करोगे। मैं पिच सिखा रहा हूं, यही सीखना होता है, ये सब कुछ नहीं है, मेरे स्केल में तो ऐड ही करनी है, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 0.5 मिलीमीटर। तभी कह रहा है कि जब 2 रिवॉल्यूशन हो गया तो ये पिच कितनी बार घूमेगी, देखो ना आपकी 100 टाइम्स, एक बार 50 होगा, फिर 50 का फिर से रिपीट होगा, फिर 100 हो जाएगा, तब कितना मिलीमीटर आएगा पिच पे 1 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से रीडिंग देनी है। फाइनल एक बार देख लो, हम ये दिखा देते हैं। तो देखो ये 4 आ गया किसके पर, मेन स्केल पर, और 25 कोइंसाइड कर रहा था, 25 पिच का कोइंसाइड कर रहा था विद द मेन स्केल, तो कितना ले लिया 25 इंटू 0.01 दैट इज 0.25 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई 4 मिलीमीटर प्लस 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। तो टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी आपकी 4 प्लस कितना आ गया 4.25 मिलीमीटर। बस इतना ही करना है, ये ज्यादा आसान होता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो लीस्ट काउंट, जो आपकी पिच है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल वेयर पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन लीनियर स्केल अगर चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अपॉन नंबर ऑफ कितने रोटेशन आपके हुए, ठीक। इससे क्या निकल जाएगा आपका, इससे पिच निकल जाएगा, पिच निकल जाएगा तो यहां पुट कर दोगे और आपका लीस्ट काउंट निकल जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को, तुरंत अभी आ जाएगा। क्या है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 1 सेंटीमीटर को अगर 10 हिस्से में बांटोगे तो कितने आ जाएंगे, कितने मिलीमीटर का बनेगा, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं बताओ बेटा, 10 100। अरे बेटा रूलर स्केल निकाल लीजिए, ठीक है, उस पे पढ़ लीजिए। 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। क्या करें, तो मतलब ये क्या बताना चाहता है कि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, ये सिर्फ यही बताना चाहता है और कुछ भी नहीं है, ठीक। If 20 division of vernier scale coincide with 18 small division of the main scale, what will be the least count of caliper? तो least count कितना होगा, अब सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे तो हम बता देंगे, इतना टाइम वेस्ट मत करो। अभी हम लोग ने a अपॉन b इंटू मेन स्केल सीखा था, फॉर्मूला पढ़ा था, और a और b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ए और बी की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। क्या बोल रहे हैं 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। तो VSD इज इक्वल टू 18 अपॉन, दिखा कुछ, ठीक है, कितना आएगा 2 9 18 होता है, तो 9 अपॉन 10 MSD या फिर 0.9 MSD कितना है, 1 MSD कितना है, 1 MSD यही दिया हुआ है, देखो ना 1 सेंटीमीटर, एक मेन स्केल डिवीजन हो गया, एक डिवीजन,
कितने का भाई यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो एमएसडी की बात कर रहे हैं ना, तो कितने डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में बताओ? 10 10 10। ठीक है, तो इसका मतलब 1 एमएसडी कितना हो जाएगा? 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मीन स्केल, एक मीन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 0.1, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ना, 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ठीक है, कर लीजिए, मुझे आंसर बता दीजिएगा बस। अगर मैं आपसे लीस्ट काउंट पूछ रहा हूं तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बताओ? एमएसडी माइनस वीएसडी तुमने निकाल ही लिया, देखते हैं ना ध्यान से कि कितना जाएगा? 1 माइनस 0.9 एमएसडी कितना आ गया? 0.1 एमएसडी। और अगर सेंटीमीटर में, क्या मुझे सेंटीमीटर में चाहो सेंटीमीटर में कर दूं और मिलीमीटर में चाहो तो मिलीमीटर में कर दूं, दोनों में कर देते हैं, टेंशन ही खत्म। तो क्या आ जाएगा ये? 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर कर दिया मैंने। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.01। ये आपका हो गया लीस्ट काउंट। ठीक है, मिलीमीटर में करना होगा तो क्या आएगा? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन, इसको वापस से 2 बार रिवीजन कर लोगे, परफेक्ट हो जाएगा। Next, the nth division of mean scale coincide with n+1th division of vernier scale. Given one mean scale division is equal to a unit. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? MSD दिया हुआ है, MSD कितना है? a के बराबर। यूनिट नहीं पता तो a ही लिख देंगे। Find the least count of vernier scale. कैसे निकालोगे? अभी सीखा है, एकदम सेम प्रोसेस है। VSD कैसे निकालोगे? 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा n/n+1। हाँ ऑब्वियसली यही तो है बेटा, और क्या है, यही तो सिखाया अभी इतनी देर पहले। टेक इनटू MSD दैट इज नथिंग बट a। टेक कर लो, आंसर बता दो बस। फिर लीस्ट काउंट तो और आसान है, क्या हो जाएगा? MSD माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस अपॉन n+1 और MSD बाहर चला जाएगा। ठीक, दैट इज इक्वल टू n+1 माइनस n अपॉन n+1 इंटू, चाहे तो इसको आप a लिख लीजिए। ठीक है, प्लस n माइनस n कट जाएगा, बचेगा क्या? a अपॉन n+1 यूनिट्स। यही आपका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहां पर आपका खत्म कर रहा हूं मैं यूनिट एंड डायमेंशन को। सारे टॉपिक आपके कवर अप हो गए। ठीक, आपको एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस भी लगवा दिया। ठीक है, और इसके आगे इसमें और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं Q&A के फॉर्म में। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपका जो कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन सीख लिया, और क्या क्या सीखा? फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स सीख लिए, और कितने फॉर्म में आपकी यूनिट होती है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। ठीक, और डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से यूनिट कैसी होती है, फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है, सब कुछ क्लियरली हम लोग एक चीजें डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कैसे किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, ये भी सीख लिया, और उसकी लिमिटेशन क्या होती है वो भी सीख लिया। फिर किसी भी मेजरमेंट में एरर कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट टूल कौन कौन से यूज कर सकते हैं। ठीक, लीस्ट काउंट क्या होता है वो भी सीख लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगा लिया। इस तरीके से हम लोग ने इस चैप्टर को पूरा कवर अप किया है। नेक्स्ट जो स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा वेक्टर्स। ठीक, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मोशन 1D से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोशन 2D का पार्ट है, मोशन प्लेन का पार्ट होता है वेक्टर, उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा, फिर मोशन 1D में फिर से
रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये लेक्चर आपका एंड होता है। थैंक यू।